गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 4। बच्चों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ सकें और आप उन्हें बिना रटे समझकर परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि बच्चों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम क्वेश्चन संख्या 3 और 4 इनको देखेंगे। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपका पेपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो 2020 वाला क्वेश्चन पेपर चल रहा है बच्चों, उसी को हम हल करा रहे हैं आपको। तो देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 है और उसमें 4 है। पहले 3 को हल कराते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है स्पष्ट। क्वेश्चन में इनका कहना दिया है H2SO4 का एक नमूना 94% ब्रैकेट में दिया बच्चों W/V। इसका मतलब है वेट बाई वॉल्यूम, भार आयतन है। इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। ब्रैकेट में आपको कुछ दिए हैं बच्चों, H बराबर 1, O बराबर 16 और S बराबर 32। तो देखिए बच्चों, क्या क्या आपको दिया है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है H2SO4 की सांद्रता बच्चों, एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम, और उसका घनत्व दिया है H2SO4 विलयन का 1.84 ग्राम प्रति ml। इसकी मोललता पूछी है। तो बच्चों देखिए, हल करते हैं। 94% H2SO4 ये दे रखा है बच्चों वेट बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो गया बच्चों H2SO4 की मात्रा, स्मॉल w हो गया बच्चों इसमें 94 ग्राम। यदि H2SO4 विलयन का आयतन 100 ml है तो उसमें 94 ग्राम बच्चों H2SO4 उसमें घुला है, उपस्थित है। H2SO4 की डेंसिटी दे रखी है बच्चों, घनत्व D = दे रखा है बच्चों 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति मिलीलीटर। डेंसिटी से मतलब क्या बच्चों, इस H2SO4 विलयन की डेंसिटी है 1.84 प्रति ml। इसका मतलब हुआ बच्चों, इस H2SO4 विलयन जो भी आपको दिया हुआ है, उस H2SO4 विलयन के 1 ml का भार 1.84 ग्राम है। तो आपको दे रखा है बच्चों H2SO4 का टोटल आयतन कितना हो गया, 100 ml। तो लिख दीजिए यहाँ पर चाहे तो। अम्ल का आयतन V बराबर बच्चों यहाँ पे है 100 ml, ठीक है। W 94 ग्राम है। कुल विलयन का जो आयतन है बच्चों H2SO4 विलयन का आयतन 100 ml है। 100 ml में 94 ग्राम H2SO4 है। इसका मतलब वेट बाई वॉल्यूम। डेंसिटी घनत्व कितना है, 1.84 ग्राम प्रति ml। तो इसी से निकाल लेंगे। 1 ml H2SO4 का भार है इतने ग्राम, तो 100 ml जो विलयन है H2SO4 है 94% वाला, उसका भार कितना होगा। चूँकि 1 ml H2SO4 विलयन का भार बराबर 1.84 ग्राम, इसलिए 100 ml H2SO4 विलयन का भार बराबर 1.84 गुणा 100। तो इसको गुणा लगाएंगे तो बच्चों यह आ जाएगा 184 ग्राम। 94% यानी कि प्रत्येक 100 ml में 94 ग्राम था, और 100 ml का मतलब इतने ग्राम। तो इतने ग्राम में बच्चों 94 ग्राम तो H2SO4 है, क्योंकि 100 ml में इतने ग्राम है और 100 ml बराबर इतने, H2SO4 विलयन का 100 ml बराबर इतने ग्राम, ठीक है, जिसमें H2SO4 की मात्रा है 94 ग्राम। तो लिख देंगे H2SO4 विलयन का मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों अम्ल, क्योंकि जलीय विलयन है उसका का
कुल भार या मात्रा कह सकते हैं बच्चों 84 ग्राम। H2SO4 विलयन का कुल भार 184 ग्राम है। 100 ml का भार इतना आगे निकाला है डेंसिटी से, घनत्व से। तो बच्चों इसमें H2SO4 की मात्रा दी हुई है, तो शेष जो बचा हुआ है वो है जल। तो जल की मात्रा, विलायक की मात्रा निकाल लेंगे, क्योंकि मोललता का सूत्र क्या होता है बच्चों, m0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, विलायक की मात्रा। जल की मात्रा बराबर जो टोटल H2SO4 विलयन या अम्ल का आयतन है उसमें से H2SO4 की मात्रा को घटा देंगे, जो शेष बचेगा वही जल की मात्रा हो जाएगी। 184 माइनस 94, जब घटाएंगे बच्चों क्या जाएगा बच्चों 90 ग्राम। जल की मात्रा यानी कि कैपिटल W, कैपिटल W बराबर आ गया बच्चों आपका 90 ग्राम। स्मॉल w दिया है, कैपिटल W दिया है। अब निकाल लेते हैं बच्चों H2SO4 का अणुभार। m बराबर हो जाएगा बच्चों H के परमाणु 2, H का परमाणु भार 1 प्लस सल्फर का परमाणु भार 32 आपको दिया है ब्रैकेट में, प्लस ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, 4 गुना ऑक्सीजन का परमाणु भार है बच्चों 16। इसको हल करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, टोटल आ जाएगा बच्चों ये 98। स्मॉल m बराबर 98। मोललता यानी कि m0 बराबर होता है बच्चों स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। 1 किलोग्राम में रखना है बच्चों, और यहाँ पे हमारी किस में है ग्राम में, तो 1000 से भाग दे देंगे। जो विलायक की मात्रा कैपिटल W है बच्चों, इसे ग्राम में नहीं रखना है, किलोग्राम में रखना है। चूँकि यहाँ पे ग्राम में है तो यहाँ पे बटे 1000 कर देंगे ग्राम में जो मात्रा है, तो रखेंगे मान। हो जाएगा स्मॉल w है बच्चों 94 ग्राम बटे स्मॉल m है 98 गुणा कैपिटल W है बच्चों 90 बटे 1000। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 9400 बटे 98 गुणा 9। इसको काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 10.657 मोल प्रति किलोग्राम। बच्चों यही आपका आंसर है। मोललता H2SO4 विलयन की मोललता कितनी हो गई 10.657 मोल प्रति किलोग्राम, या मोलल भी कह सकते हैं बच्चों। इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, 10.66 मोल प्रति किलोग्राम भी कह सकते हैं इसे लगभग, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों 3 का ख। देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ख। इसमें पूछा है फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। क्या है फैराडे के नियम, वो पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को बच्चों वीडियो को पॉज करके देख लीजिए स्पष्ट आपको। इसमें पूछा है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम तथा द्वितीय नियम को समझाइए। क्वेश्चन 3 का ख। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। जब किसी लवण के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किसी लवण का उसके घटक आयनों में टूट जाना कहलाता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। प्रथम नियम, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा उस इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित कुल आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यही फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। इनके W अनुक्रमानुपाती Q, या W अनुक्रमानुपाती हो जाएगा बच्चों IT, क्योंकि Q बराबर होता है IT, विद्युत धारा गुणा समय। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक की गुणा लगा देंगे। W बराबर ZIT, जहाँ Z एक नियतांक है जिसे धातु का या आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बच्चों आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, जहाँ W है किसी इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाहित करने में मुक्त हुए विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान मात्रा, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I है बच्चों धारा और T है समय अंतराल, या Q है आवेश। फैराडे का द्वितीय नियम, ये भी लिख सकते हैं चाहें तो बच्चों। फैराडे का द्वितीय नियम, दो विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थों की द्रव्यमान या मात्राएं उन विद्युत अपघट्यों के तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होती हैं। यदि दो विद्युत अपघट्यों में
समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्राएं W1 और W2 हैं तथा उनके तुल्यांक की भार क्रमशः E1 तथा E2 हैं, तब फैराडे के द्वितीय नियम से W1/W2 बराबर E1/E2, ये बच्चों आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। क्योंकि बच्चों होता है W अनुक्रमानुपाती होता है E, तुल्यांक की भार के अनुक्रमान। इसी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए मान लीजिए K की गुणा कर दें E, KE, तो W1 बराबर हो जाएगा K × E1। इसी तरह W2 बराबर हो जाएगा K × E2। W1/W2 करेंगे तो K से K कट जाएगा बच्चों। W1/W2 बराबर E1/E2, बस इतना लिखना है। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ग। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। नंबर 1 टिंडल प्रभाव, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरण। बच्चों एक एक नंबर में पूछे हैं तो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है, इनको एक एक नंबर के हिसाब से लिखना है, ठीक है। एक लाइन का भी नहीं, जितना है उतना सफिशिएंट लिखना है। पहला है टिंडल प्रभाव, दूसरा है बच्चों ऋणात्मक उत्प्रेरण। टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण जब एक अंधेरे कमरे में पड़ती है तो प्रकाश के मार्ग में आने वाले धूल के कण चमकने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण एक कोलाइडी विलयन पर केंद्रित की जाती है तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश मार्ग एक प्रदीप्त शंकु के रूप में दिखाई देने लगता है। प्रकाश के मार्ग की इस प्रदीप्ति यानी कि चमक, प्रदीप्ति को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश मार्ग एक शंकु के रूप में दिखाई देता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं और उसमें नीले रंग का आभास होता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका ऋणात्मक उत्प्रेरण। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या बहुत कम कर देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं और इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में होने वाली कमी को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है बच्चों H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है बच्चों गर्म करने पर H2O और ऑक्सीजन में, जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। लेकिन जब H2O2 में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला देते हैं तो ग्लिसरीन के कारण H2O2 के अपघटन की दर यानी कि H2O और O2 में टूटने की दर घट जाती है। इस प्रकार ग्लिसरीन ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये रिएक्शन उदाहरण है बच्चों ऋणात्मक उत्प्रेरण की। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है पेट्रोल। जब आंतरिक दहन इंजन गाड़ियों में चलता है, विशेष रूप से स्कूटर में देखा होगा, कड़कड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न करता है। जब पेट्रोल जलता है स्कूटर में, गाड़ियों में बाकी में भी, लेकिन स्कूटर ज़्यादा करता है, तो उसमें कड़कड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। कड़कड़ाहट की आवाज़ को कहते हैं बच्चों अपस्फोटन, ठीक है। लेकिन जब पेट्रोल में थोड़ा सा TEL टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता है तो अपस्फोटन की दर, वो जो कड़कड़ाहट की आवाज़ थी उसकी दर घट जाती है। इस प्रकार TEL ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये रिएक्शन भी हो गई आपकी ऋणात्मक उत्प्रेरण का, ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण है आपके ऋणात्मक उत्प्रेरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 3 का घ। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का घ। इसमें भी बच्चों 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है अक्रिय गैसों की मुख्य विशेषताएं लिखिए और दूसरा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए आपको एक एक नंबर में पूछा है तो बहुत ज़्यादा विशेषता नहीं बतानी है, जितना पूछा है उतना ही बताएंगे। घ का फर्स्ट, निष्क्रिय गैसों की मुख्य विशेषताएं, डैश लगाएंगे। नंबर 1 आयनन विभव। निष्क्रिय गैसों का आयनन विभव बहुत उच्च होता है क्योंकि इनका विन्यास स्थायी होता है और हम जानते हैं कि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए निष्क्रिय गैसों का आयनन विभव असामान्य रूप से बहुत ही उच्च होता है। एक चीज़ और बच्चों आपको ध्यान रखनी है, पूरी आवर्त सारणी में जितनी भी आपके तत्व हैं उन सभी में, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा आयनन विभव है आपका हीलियम का, He का। दूसरा है बच्चों एक परमाणुकता, मोनो एटोमिसिटी। सभी निष्क्रिय गैसें एक परमाणु गैस के रूप में पाई जाती हैं। बाकी बच्चों केवल निष्क्रिय गैसों को छोड़कर शेष सभी तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं परमाणु के रूप में, लेकिन ये परमाणु के रूप में पाई जाती हैं। सभी निष्क्रिय गैसें एक परमाणु गैस के रूप में पाई जाती हैं, जैसे He, नियोन, आर्गन,
जीनोन आदि, क्योंकि इनका विन्यास स्थायी होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि। दूसरा है इसी में बच्चों, दूसरा पार्ट, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। बच्चों सटीक लिखना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा जा रहा उतना ही लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है आपको नॉलेज है या नहीं है। आप बना बना के ऐसे पूरा पन्ना भर दोगे तो एग्जामिनर को उसमें जांचने में देखना पड़ेगा कि आपने कुछ उसमें सही लिखा भी है या नहीं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना बच्चों, जितना पूछा जाए उतना ही सटीक आपको लिखना है, बहुत बड़ा हो ये आवश्यक नहीं, मेन पॉइंट आ जाना चाहिए। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो बच्चों इसमें लिख देंगे हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड भारत में पाया जाता है बच्चों त्रावणकोर के पास, समुद्र तट के पास एक त्रावणकोर है केरल में, वहाँ पर पाया जाता है समुद्र में मोनाजाइट सैंड, जो कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आप बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 का में इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड। तो 4 के का पहला उसमें दे रखा है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण तथा परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक, उसके बाद दूसरा पूछा इसी में, दूसरा पार्ट का लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो पहला इसका का फर्स्ट पार्ट जिसमें पूछा है डी ब्लॉक के तत्व के लक्षण तथा परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में है बच्चों 2 चीज़, और दूसरा है लेंथेनाइट संकुचन को उदाहरण सहित समझाइए, 1 नंबर में है 2+1, तो जितना बड़ा है उसी हिसाब से हम बताएंगे। तो 4 का क्या बच्चों कह रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण तथा परिवर्ती संयोजकता क्यों दर्शाते हैं, स्पष्ट कीजिए। 4 के का पहला अनुचुंबकीय लक्षण, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके वाहितम कोश से पिछले ब्रैकेट में n-1 के डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अधिकांश डी ब्लॉक तत्व अनुचुंबकीय होते हैं। एग्जाम्पल हैं आपके बच्चों Cu++, कोबाल्ट, Fe+3, ये सभी क्या हैं बच्चों, अनुचुंबकीय हैं। इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। Cu का करते हैं, Cu का तो होता है बच्चों इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 और 4s1, ये था बच्चों Cu कॉपर का, ये विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो बच्चों इसमें डीप कोश में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, 4s1 में अयुग्मित एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण Cu कॉपर भी अनुचुंबकीय है बच्चों, ये भी अनुचुंबकीय है। यदि Cu+ हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है बच्चों Cu+ के रूप में, ठीक है, तो क्या होगा, Cu+ के रूप में ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो सभी इलेक्ट्रॉन फिर युग्मित हो जाएंगे, तो हो जाएगा बच्चों प्रतिचुंबकीय। लेकिन यदि हो जाता है Cu+2 होगा बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा और एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा डी में से, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर D9। डी में 9 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 9 इस तरह से होंगे, ये बनाना नहीं केवल आपको समझा रहे हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें डी कोश में 3d में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय होगा। नेक्स्ट पूछा इसमें परिवर्ती संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी क्यों दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता में लिखेंगे बच्चों, अधिकांश डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं क्योंकि इनके वाहितम कोश के S ब्रैकेट में लिख लेंगे NS तथा उससे पिछले कोश ब्रैकेट में n-1 के डी उपकोश, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं n-1d उपकोशों की ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इन दोनों ही कक्षाओं के वाहितम कोश के S और उससे पिछली कोश के D उपकोश, दोनों ही उपकोशों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में संयोजकता में प्रयुक्त होते हैं, जिसके कारण ये
परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है बच्चों। दोनों ही बंध बनाने में प्रयुक्त होंगे इलेक्ट्रॉन इनके, इसीलिए परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं। दूसरा पूछा इसी में बच्चों, लैंथेनाइट संकुचन का कारण स्पष्ट कीजिए, ये पूछा। तो लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है बच्चों? एफ ब्लॉक के लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम से परमाणु क्रमांक 71 ल्यूटेशियम तक के तत्व परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उनकी परमाणु त्रिज्या नियमित रूप से घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या में होने वाली इस कमी को ही लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, हम जानते हैं कि एफ उपकोष का नाभिक से वाह्यतम कोष के संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव, एफ उपकोष का संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के प्रति परिरक्षण प्रभाव बहुत दुर्बल होता है और लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते जाते हैं, जिसके कारण वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर ब्रैकेट में लिख लेंगे दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल लगता है, जिससे क्रमिक रूप से परमाणु त्रिज्या घटती जाती है परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।